नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम हिंदी भाषा के व्याकरण का टॉपिक वर्ण विचार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वर्ण विचार जो टॉपिक है वो काफ़ी सरल टॉपिक भी है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट टॉपिक है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं और अपने वर्ण विचार के टॉपिक को तैयार करते हैं। तो हिंदी व्याकरण की जो श्रृंखला है वो लगातार जारी रहेगी। बीच में हिंदी साहित्य इतिहास के प्रश्नोत्तर भी आपके सामने आते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक लेते हैं, और वो भी नए तरीके से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाषा और व्याकरण की बात होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाषा। तो ये क्या चीज है? भाषा दोस्तों, भाष जो धातु है उससे उत्पन्न है, व्युत्पन्न जिसको कह सकते हैं। और भाष जो धातु है वो संस्कृत संस्कृति की एक धातु है, और इस धातु से उत्पन्न हुआ शब्द है भाषा, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। तो भाषा जो शब्द है वो भाष धातु संस्कृत के उससे उत्पन्न हुआ है, और उसका अर्थ है प्रकट करना। अब हम दोस्तों देखते हैं कि हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाषा। तो भाषा है वो एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने मन के भावों को, विचारों को बोल करके प्रकट करते हैं और दूसरे शब्दों में हम व्यक्त करते हैं। तो परिभाषा के रूप में देखा जाए तो भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने भावों, विचारों को व्यक्त करते हैं। तो भावों और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम क्या है? भाषा है। तो भाषा अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करने का, यानी व्यक्त करने का माध्यम है। और भाषा है वो भाष धातु जो संस्कृत की धातु है उससे उत्पन्न हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम वर्ण विचार की। दोस्तों, यहां पर हम दो चीजें देखेंगे। हिंदी में 44 वर्ण होते हैं। हिंदी में 44 वर्ण होते हैं। 11 प्लस 33, 11 प्लस 33, और उनमें 11 क्या होते हैं? स्वर, और 33 व्यंजन। यानी स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं? दोस्तों, बात यहां पर मैं कुल वर्ण की कर रहा हूं। कुल वर्ण, कुल वर्ण का प्रश्न आए तो हमें 44 करना है। और दोस्तों, कुल अक्षर की बात आए तो हमें 52 करना है। कुल अक्षर, कुल अक्षर 52 है, सॉरी 15 नहीं, 52। तो कुल अक्षर 52 है और कुल वर्ण कितने हैं? 44 है। अब आप कहोगे ये क्या माजरा है भाई? कुल वर्ण 44 है और आप कुल अक्षर 52 बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो है वो मैं आपको वीडियो के अंत तक पूरा क्लियर कर दूंगा कि 52 वर्ण कौन कौन से हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से आपके सामने रखूंगा मैं पूरे 52 वर्ण को, और भी जो कमियां हैं उनको भी आपके सामने रखूंगा कि आप तैयारी तो करते हैं लेकिन कहां छोटी छोटी भूल कर जाते हैं। तो चलिए, अब हमारे सामने आगे स्वर। स्वर वे ध्वनियां हैं
जिनको उच्चारित करते समय या बोलते समय यानी अन्य ध्वनि की सहायता लेने की क्या नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है। अन्य जो ध्वनि है उसकी सहायता की जरूरत नहीं होती है। तो आप समझ गए, स्वर वे ध्वनियां हैं जो अन्य की ध्वनियों की सहायता की उसको क्या नहीं होती है, जरूरी नहीं होती है। भाई खुद अपने आप में वो उच्चारित हो जाती हैं, खुद अपने आप में उनका उच्चारण हो जाता है। अब स्वरों के भी प्रकार हैं और स्वरों को दो भागों में बांटा गया दोस्तों, दो भागों में स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। आप कहोगे कि किन किन भागों में, तो उत्तर देखिएगा। 11 स्वर हैं अपने और 11 को दो भागों में बांटा है। एक जगह है 4, एक जगह है 7 और 7 4 11। लेकिन इस तरह से नहीं, हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि कैसे कैसे बांटा है। पहले हम बात करते हैं कि स्वर होते कौन कौन से हैं। तो कई मेरे साथियों को तो यही पता नहीं कि स्वर होते कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ और उसके बाद अपना री। और बहुत से मेरे साथी इनको भी स्वर समझ लेते हैं, अनुस्वार और विसर्ग को भी। दोस्तों इनकी गणना स्वरों में नहीं होती है। आप याद रखिएगा, अनुस्वार और विसर्ग की गणना स्वरों में नहीं की जाती है। तो अपने ये स्वर हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 स्वर हुए। अब यहां पर इनके दो भाग किए गए हैं, यानी 4 का भाग 1 है, 7 का भाग 1 है, और उनके नाम क्या हैं। तो नाम देखते हैं, और वो नाम देखिए दोस्तों। एक का नाम रखा गया है ह्रस्व स्वर और दूसरे का दीर्घ। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हम इसको बोलते हैं ऐसे, ये बोलते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। दोस्तों ये ह्रस्व नहीं है, ये है ह्रस्व। अब आप कहोगे ह्रस्व कैसे? देखिए दोस्तों, है वो आधा है और उसके नीचे री पूरी है। अब आप कहोगे ये क्या मजाक है? नहीं, ये मजाक नहीं, ये सही है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको दूं कि एक शब्द है क्रम। अब यहां पर कह तो है आधा और रह है पूरा, ये इस रूप में शुद्ध है, तो क्रम होगा। ये क्रम, रह पूरा है यहां पर। वैसे ही है वो क्या है? आधा है, और इसके नीचे जो री लगी हुई है वो क्या है? पूरी है। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये ध्यान में रखिएगा कि जो अक्षर हमेशा नीचे लगता है किसी भी अक्षर के, वो पूरा होता है, पूरा होता है, वो स्वर के रूप में होता है एक तरह से। और जो ऊपर अक्षर होता है वो होता है व्यंजन के रूप में, यानी हलंत के रूप में देख सकते हैं। तो ये बात होगी। अब हमारे सामने ये आई बात कि इनमें से कौन से तो ह्रस्व स्वर हैं और कौन से दीर्घ स्वर हैं। तो भैया इनमें उच्चारण के आधार पर बात करते हैं। उच्चारण, उच्चारण में जिनके कम समय लगता है वो तो है ह्रस्व, और उच्चारण में जिनके ज्यादा समय लगता है वो हैं दीर्घ। तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारे सामने 4
स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है और 7 स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। और इनमें भी एक और बीमारी आपको नजर आएगी, वो आगे मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। इन यानी इनको संयुक्त स्वर भी, इनमें संयुक्त स्वर भी होते हैं, यानी दीर्घ स्वर में संयुक्त स्वरों का भी रूप होता है। चलिए अब देखते हैं हम, यानी जो अपने ह्रस्व स्वर हैं वो कौन कौन से हैं। तो ह्रस्व स्वर की बात करें तो ये हैं ए, छोटी ई, उ छोटा और री। ये तो अपने क्या है, 4 जो कि हैं ह्रस्व स्वर। अब हमारे सामने आ गया दीर्घ। दीर्घ और दीर्घ में आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। यहां दोस्तों कई बार आप लोग इसको भी दीर्घ न मानकर ह्रस्व मान लेते हैं, ह्रस्व मान लेते हैं, तो ये सही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये अपने कुल 7 हुए। ये अपने क्या हुए, 4 हुए। 4 + 7 = 11, ये अपने स्वर हुए। आमतौर पर आप गलती कहां करते हो, गलती यहां करते हो। इस री को आप स्वर मानते नहीं, और मानते क्या भैया, पढ़ाया ही नहीं जाता है। हमारी जो कक्षाओं में बारकड़ी पढ़ाई जाती है उसमें ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अं, ए, ऐसे पढ़ाया जाता है। जबकि दोस्तों यहां इसका भी रूप होता है, यहां ये आता है। लेकिन चलिए इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं। बैग जा रहा है, दूर, बहुत दूर जा रहा है। हाँ, अब हमारे सामने ये बात आ गई कि 4 ह्रस्व और 7 दीर्घ, और ह्रस्व को लघु भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं दोस्तों, इनका नाम लघु स्वर भी है। तो इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। अब बात करते हैं अपने व्यंजन की, और व्यंजन की बात करने से पहले एक बार पुनः थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जिनके उच्चारण में कम समय लगे उनको तो कहते हैं ह्रस्व, और ज्यादा समय लगे उनको कहते हैं दीर्घ। इसके अलावा ये दोनों क्या है, स्वर के भेद हैं, दोनों स्वर के भेद हैं। स्वर कुल 11 हैं, याद रखिएगा, और 11 में से 4 अपने क्या हैं, ह्रस्व हैं, और 7 अपने दीर्घ हैं। दीर्घ और ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहा जाता है। नई चीज इसमें यह है कि एक तो अनुस्वार और एक विसर्ग, इनको स्वरों में नहीं गिना जाता, नहीं गिना जाता है। और गिना जाता है तो किसको गिना जाता है, री को स्वर में गिना जाता है। ये नई चीज आपके सामने देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब अपने स्वर की बात तो हुई, अब अपने बात करते हैं व्यंजन की। भाई व्यंजन ऐसे
ध्वनियों को कहते हैं, यानी वो ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में, यानी जिनको बोलने में हमें किसकी सहायता लेनी पड़े? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यानी जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उनको हम क्या कह सकते हैं? व्यंजन कह सकते हैं। तो व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। और स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी, उन सबको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन की संख्या कितनी है दोस्तों? 33। व्यंजन की संख्या है 33। तो अब हम 33 को भी देख लेते हैं। पहले हम चलते हैं स्पर्श की तरफ। दोस्तों ये 25 होते हैं, लेकिन मैं 25 को थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा। आप देखिएगा कि 25 होते हैं और जो 5 हमारे वर्ग होते हैं उसी के अनुसार स्पर्श व्यंजन होते हैं। लेकिन पहले हम लेते हैं क वर्ग, और क वर्ग में आ गया अपना क, है, ग, है। और दोस्तों यहां हम सकमाबाजी खा जाते हैं। दोस्तों ये अंग है, अड़य नहीं है। और अधिकांश हमारे गुरुजन गण कै ख ग घ अड़य बोलते हैं। कै ख ग घ अड़य, और बात करते हैं तो भी कै ख ग अड़य याद है कि ऐसे बोलते हैं। भैया ये अड़य नहीं होता है, ये अंग होता है, पंचम वर्ण है। ये पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण अनुस्वार होता है, अनुस्वार होता है। तो ये पंचम वर्ण है। तो ये कितने हो गए? 4 + 5। पांचवें की खासियत अलग है थोड़ी, वो खासियत भी आपको बताऊंगा। फिर आ गया अपना च वर्ग, और च वर्ग की बात करें हम तो च, है, जय और झ, और ये पांचवा ये। चलिए जी, फिर आ गया ट वर्ग, और ट वर्ग की बात करें तो ट, है, ड, ढ और अण। यहाँ अण आ गया, सबके नीचे हलंत होगा सब, क्योंकि ये व्यंजन हैं, इनमें स्वर नहीं है, इसलिए हम हलंत का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल अपने सामने 15 हो गए। 15 के बाद में हम ले लेते हैं ट वर्ग, और ट वर्ग में हमारे सामने आ गया त, है, द, है, और पंचम वर्ण आ गया न। ठीक, और फिर आ गया हमारा प। प वर्ग, प वर्ग में प, है, ब, भ, और यहां हो गया मैं। अब आप हैरानी करोगे दोस्तों, अधिकांश विद्यार्थियों को यह बारखड़ी नहीं आती है, रियल में नहीं आती है। बहुत से विद्यार्थी जो एमए बीएड कर चुके हैं उनको बारखड़ी नहीं आती है, लिखना नहीं आता है। और अगर बीए एमए की क्लास में जाकर के ये लिखवा लिया जाए तो एक बहुत बड़ा मजाक बन जाए। और विशेष तौर से मतलब 10% लोग इस चीज पर गौर नहीं करते हैं, बहुत छोटी सी चीज मानते हैं इसको कि ये भी कोई होती है। लेकिन आमतौर पर अगर ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, अगर हमारे परिवार का छोटा बच्चा हमसे पूछ ले कि हमें बाहर खड़ी डाल करके दीजिए और तब हम नहीं डाल पाए तो सोच लीजिएगा। और सोचने की बात ही है। खैर ठीक है, देखते हैं। अब हमारे सामने 5 जो वर्ण कोष्ठक में प्रकट हुए हैं,
उनको देखते हैं। एक है अंग, दूसरा है ये, तीसरा है अण, चौथा है न और पांचवा में। दोस्तों इसको नासिके बोला जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण जो होता है वो नाक से होता है। स्पर्श व्यंजन है 25 हैं, और यानी इनका अलग जो नाम है पांचों का, इनका नाम नासिके व्यंजन है। और नासिके व्यंजन के साथ साथ इनका एक काम और भी है, एक काम और भी है, और वो काम क्या है दोस्तों? ये अनुस्वार के रूप में काम में आते हैं। अनुस्वार के रूप में पंचम वर्ण के रूप में काम में आते हैं। और बड़े मजे की बात है कि हम बहुत सी गलतियां हिंदी में करते हैं, इतनी गलतियां करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। जैसे एक नाम है अपना अंजू, हम दोस्तों इसको जब लिखते हैं तब इस तरह से लिखते हैं। देखिएगा कैसे लिखते हैं, बिल्कुल गलत है दोस्तों। या तो आप ऐसे ही लिख दें, ठीक रहेगा, अपनी इज्जत बची रहेगी, नहीं तो इसको इस रूप में लिखना शुद्ध होगा। दोस्तों ये कारण क्या है? इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। ये शब्द है जो अंजू है, उसमें ए पर अनुस्वार है। आगे ये क्या है? क वर्ग का, नहीं सॉरी, क वर्ग का तीसरा अक्षर है। तीसरा अक्षर है तो अनुस्वार है वो पांचवां वर्ण बनेगा। पांचवां वर्ण बनेगा तो ये बनेगा। इस हिसाब से ये एंजू होगा, ये बनेगा। और हम दोस्तों ये करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, भाषा की दृष्टि से गलत है। पांचवां वर्ण होगा। और यही गलती हम अंग में भी करते हैं। यानी हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि कौन सा वर्ण चल रहा है, यानी किस वर्ग का वर्ण है, और आगे का पंचम वर्ण क्या, उसी के आधार पर यह निर्धारण होगा। बात छोटी सी है लेकिन गलती बहुत बड़ी हम कर देते हैं, प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो यहां हमने देखा 25 की श्रृंखला देखी, 25 में 5 जो हैं वो नासिके हैं, स्पर्श भी हैं और नासिके भी हैं। ध्यान रखिएगा इनका उच्चारण पांचों का नाक से होता है, अंग, ये, न, न, में। क्लास थोड़ी बड़ी हो रही है लेकिन दोस्तों फिर भी चीजें काम की हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारे सामने 25 तो हो गए, लेकिन अब बात आती है अंतस्थ की। ये अंतस्थ है, और अंतस्थ होते हैं ये र, ल और व। ये 4 वर्ण हैं, ये अंतस्थ वर्ण है, ये र, ल, व। और उसके बाद आगे उसमें होते हैं से, थ, थ और है। ये हमारे हो गए उसमें। तो यहां हम लोगों ने देखा 25 ऊपर हमने देखे, 4 ये देखिए, 4 ये, 25 प्लस 4 प्लस 4 हमारे 33 हो गए। ठीक है, 33 और 11 का हमने पूरा कर लिया, 11 स्वर और 33 व्यंजन, हमारे 44 हो गए। अब हम बात करते हैं संयुक्ताक्षर की। वैसे तो दोस्तों बहुत से संयुक्ताक्षर अपने सामने आते हैं, जब हम देखते हैं पढ़ते हैं तो बहुत से संयुक्ताक्षर आते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हमारे सामने 3 संयुक्ताक्षर आते हैं। तीन संयुक्ताक्षर आते हैं। एक है श, दोस्तों ये बनता है क प्लस से। ठीक है, अब हम इसको
उच्चारण करेंगे तो बड़ा कठिन उच्चारण है, बहुत ही कठिन उच्चारण है इसका। के और ये देखिए, सही से उच्चारण कीजिए। कक्षा, 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 कैसा उच्चारण हो रहा है, सही है। कक्षा का कई लोग कक्षा भी बोलते हैं, कक्षा, लेकिन कक्षा उच्चारण है, ठीक है। क और से का मेल है, त्रय है, तय प्लस रे का मेल है त्रय, ठीक, ये भी बात समझ में आ गई। लेकिन गलती यहां ज्यादा करते हैं, और अपना तीसरा संयुक्ताक्षर है ये, और ये जो है ये किससे बनता है, जय प्लस ये से बनता है, सॉरी काटता हूं, इससे बनता है। अब यहां पर दोस्तों हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी सी बात समझ लेते हैं कि हमने जैसे लिखा ये शब्द, आप इसको ज्ञान बोलोगे, ये बोलोगे, आप उच्चारण ये करोगे, पक्का इसका उच्चारण ये करोगे और करते भी हो, ज्ञानवान। और दोस्तों ये बना है इससे, ये क्या होगा, ज्ञान नहीं है, ये ज्ञानवान होगा। इस तरह से उच्चारण होगा। इसका उच्चारण जय के रूप में करना पड़ेगा हमें, ज्ञान, ज्ञान नहीं ज्ञान। मेरी आवाज अगर आप तक स्पष्ट पहुंच रही है तो ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, ज्ञानवान, ज्ञानवान। और यहां हम गलती कर बैठते हैं हिंदी भाषा में, हम इसको कि तू ही ज्ञानी है क्या, ज्ञानी नहीं वही ज्ञानी है क्या, जय प्लस ये। अब उच्चारण करके आप देखिएगा, तब आपको पता लगेगा कि ये क्या शब्द था और हम क्या बोल रहे थे, ठीक। आप लोगों ने देखा। अब भी बात आती है कि हमारे सामने कि हम बात करके आए 44 तो हो गए अपने, 44 का जिक्र कर लिया। लेकिन प्रश्न बहुतायत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी में कुल अक्षर कितने होते हैं, कितने होते हैं, कई 44 कर देते हैं, एक जगह 52 भी लिखा होता है, हमें 52 को सही करना होता है, 52 सही होगा, लेकिन हम करते नहीं क्योंकि हम तो 44 ही पढ़े हुए हैं, 52 का हमें ज्ञान ही नहीं है। तो दोस्तों देखिएगा, अब यहां पर हम बात करते हैं कि 52 कौन कौन से होंगे, 52 वर्ण की चर्चा करते हैं। तो हमने 44 को देख लिया, 3 संयुक्ताक्षर देख लिए, कौन कौन से, और जे, 3 देख लिए। 44 हमने 25, 4, 4, 4 और 7 का समूह देखा था, ये स्वर और ये अंतस्थ है, ये उसमें और ये स्पर्श, इस रूप में देख लिए, ठीक है। 3 संयुक्ताक्षर अपने सामने हो गए, ठीक है। अब हमारे सामने 47 हो गए, 47 को हमने देख लिया। अब हमें अक्षर चाहिए कितने, 5। चलिए जी 5 अक्षर और ढूंढते हैं हमारी वर्णमाला में से। एक अक्षर हमें मिला ये, और ये अक्षर मिला, तो हमारे हो गए 48, 48 हो गए। अब यहां दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी मैंने आपको वीडियो बना कर दिए हैं, वहां पर मैंने एक शब्द के बारे में बोला भी है। ये जो एक शब्द बनता है, ये श्रृंगार ऐसे होता है,
जबकि मेरे वीडियो में आप जब भी देखोगे तो इस रूप में लिखा मिलेगा। ये अशुद्ध है, ये पूर्ण अशुद्ध है, ये पूर्ण अशुद्ध है, ये शब्द शुद्ध है। ठीक है, अब यहां पर हमारा ये सह हो गया। तो भाई हमें और भी खोजने हैं। अरे भाई साहब हम इसको क्यों भूल गए? अरे ये डे का विकृत रूप है दोस्तों, सॉरी, डे जो हम लिखते हैं इसका विकृत रूप अड़य है, तो ये अलग से वर्ण है। ठीक है, एक हमारा जो लंबी ध्वनि ऊंची ध्वनि के लिए काम में लिया जाता है और वो शब्द है ये, बड़े से लिख देता हूं, ये नीचे नुक्ता लगा हुआ होता है, तो ये हमारा हो गया। अब हमारे सामने यानी दो और हो गए तो 50 हो गए, 50 हो गए। अब हम भूल क्या रहे हैं भाई कि हमारे दो वर्ण हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। चलिए जी उनको भी लाते हैं, और उनको लाते हैं तो एक तो भाई साहब ये और एक ये। इस प्रकार से हमारे हिंदी में कुल 52 हुए। तो आप लोग अगर ध्यान से देख रहे हैं, वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब थोड़ा सा मैं नीचे लेकर के आराम से बता देता हूं कि 44 में कौन कौन से जुड़े। एक श्रेय जुड़ गया, सॉरी इसकी लीक को थोड़ा यूं ही इसको काटता हूं, ऊपर भाग जाता है। ये श्रेय जुड़ गया। उसके बाद अपना जो जुड़ा वो जुड़ गया अड़े, ये और ये 5, ये 5 हुए, 3 संयुक्ताक्षर हो गए, 44 अपने वो हो गए, और कुल हो गए 52। अब दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं, कमेंट आपके चाहता हूं। आप कितने विद्वान हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने व्याकरण के ज्ञान आपको है, इस चीज का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं पीछे ले जाता हूं, और पीछे ले जा करके देखिएगा अक्षर वैसे के वैसे आ रहे हैं। और आप लोगों से एक चीज और, जो सबसे छोटी चीज है, और वो मैं आपको दिखाऊंगा। भाई साहब यहां आ गया हूं, यहां मैं यहां इसको लिखूं तो ठीक रहेगा या यहां लिखूं तो ठीक रहेगा? ये आपके कमेंट का सवाल है, आज के वीडियो का ये सवाल है, और ये आपकी एक परीक्षा भी है। मैंने पहले भी कहा था ना कि बहुत से लोगों को यानी 12 है खड़ी में लिखने में समस्या आती है, और इसलिए आप मुझे बताइए कि जब हम बारखड़ी लिखेंगे तो इस री को कहां पर सेट करेंगे? दो ऑप्शन आपके सामने दे देता हूं, एक यहां एक यहां। चलिए जी आप मुझे इसको बता दीजिएगा, ये कमेंट का सवाल है। और साथ ही साथ दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपके समझ में आया, अच्छा लगा, लंबा वीडियो था मानता हूं, व्याकरण में लंबे ही चलते हैं, समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ा तो लाइक कर दीजिएगा, पल्ले नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं है।